ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड और रीसेंट डेवलपमेंट इन आईटी वाला पार्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि 7th जनरेशन में क्या क्या हुआ। उसके अलावा जो बचा हुआ जो हमारा पार्ट है, वो सारी वो चीजें जो हमने 3rd और 4th जनरेशन में डेवलप की है, जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का या कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट हुआ ना, वहां पे जो जो चीजें हैं वो बाकी के सिलेबस में है। तो रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी एंड टेक्नोलॉजी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ये सारे नए आए जिन पे अभी रिसर्च हो रहा है और जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। ठीक है। डेटा साइंस जिसको अपन पूरा का पूरा बोलते हैं, तो वो आपका एक अलग ही पार्ट है जिसको आपको करना होगा। तो उस सिलेबस को आप देखोगे तो स्कूल एजुकेशन की जो बुक्स हैं या जो जो सिलेबस है, तो वहां पे बहुत डिटेल में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नेटवर्किंग पे पूरी की पूरी कंटेंट से रिलेटेड बुक पढ़ी है, लाइक डेटा कम्युनिकेशन हुआ, प्रोटोकॉल्स हुए, वहां पे इंट्रोडक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है। जो टॉपिक आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं कॉलेज एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में, वो वहां पे एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है। तो वो इस लेवल का है भी नहीं इतना डीप में। फिर डिफरेंशिएट कैसे होगा कि भी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का जो लेवल है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन लेवल जो रहेगा आपका बहुत बेसिक भी रहेगा और कुछ मिक्स पैटर्न पे रहेगा। ठीक है। तो वो आपका जो अगर बचा हुआ भी है तो वो भी हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेब टेक्नोलॉजी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पीएचपी। आज जितनी भी वेब एप्लीकेशन डेवलप हो रही है उसमें ये सबसे आसान सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मानी जा रही है, जिसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं और कुछ टूल्स होते हैं जिनको हमें काम में लेकर के और अपनी कोई वेब एप्लीकेशन डिजाइन करनी होती है। अब पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि कोई भी वेब एप्लीकेशन जब बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं तो रिसर्च किया हमने, हमने उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी की, और जब हम डिजाइन के बाद कोडिंग फेज में आते हैं तो कोडिंग फेज में हमारी ये पीएचपी जो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हम लोगों ने देखा है कि भी हर लैंग्वेज में थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस आ जाता है। सिंटैक्स और ग्रामर और सिमेंटिक्स, ये तीन चीजें जो हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ी है कि सिंटैक्स क्या होता है और सिमेंटिक्स क्या होती है और ग्रामर क्या होती है। जब हम कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, चाहे से वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने का एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है, एक मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, और उस सिंटेक्स को इंप्लीमेंट करने का जो पैटर्न होगा वो सिमेंटिक्स, और ये दोनों मिलकर के हमारी ग्रामर बनाएंगे। ठीक है। तो आपने जो भी एक स्ट्रक्चर फॉलो किया, हेडर फाइल फॉलो करी आपने आपने पैकेज फॉलो किए, तो वो पहले से सेट है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल काम में लेनी है, पैकेज काम में लेने हैं। लेकिन जब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे से वो क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड हो, तो उसमें वो उतनी पावरफुल नहीं होती, उतनी स्ट्रांग नहीं होती एज कंपेयर टू हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो ये आप लोगों को पता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोड जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, और वो कोड हमेशा किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होगा, एम्बेड होगा, वो होगी हमारी HTML। इसी के साथ हम JS लगाते हैं क्लाइंट साइड पे, और इसी के साथ हम PHP को ऐड करते हैं। ठीक है। जब ये हम ऐड करेंगे तो ये एक अलग एंड हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और ये दूसरा एंड हो जाएगा। ये आपका क्लाइंट साइड पे ब्राउजर से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लोकल सर्वर की नीड होगी। और पीएचपी के साथ जो लोकल सर्वर होता है उसका नाम क्या है? जैम्प सर्वर है, XAMP। ठीक है। अब जैम्प सर्वर आपको बाय डिफॉल्ट ओपन सोर्स है, जो कि आप डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए आपसे पाथ पूछेगा
कि कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। तो सी ड्राइव में जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक htdocs नाम का फोल्डर बनेगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर बनाएंगे और उसके फोल्डर के अंदर हम अपनी पीएचपी की फाइलें जो हैं वो सेव करेंगे। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं तो जो नंबर ऑफ पेजेस है उनको आप एक स्टोरेज लोकेशन पे फोल्डर में जाकर के स्टोर करते हैं और सेव करते हैं, तो वहां पे आपका एक पाथ जनरेट हो जाता है जिस पाथ पे आपने उस फाइल को सेव किया है फोल्डर के अंदर। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जैम्प आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसको हम बोलते हैं पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन के हम क्या करेंगे, इसके थ्रू डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप जैम्प इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ अपाचे सर्वर भी आएगा। ठीक है, ये दोनों हमें क्या करेंगे, एक तो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और एक ये डेटाबेस का एनवायरनमेंट देंगे। और ये दोनों कहां पे रन होंगे, लोकल होस्ट पे, क्योंकि ये हम हमारे सिस्टम पे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं। वहां पे हम डालेंगे लोकल होस्ट स्लैश जैम्प, तो ये हमारा पीएचपी माई एडमिन खुलेगा, या फिर लोकल होस्ट ऑब्लिक पीएचपी माई एडमिन। जैसे ही हम यूआरएल में डालेंगे तो ये हमको डेटाबेस क्रिएट करने का एनवायरनमेंट देगा। अब डेटाबेस क्रिएट होगा किसका, जो भी आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा और उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल में आप क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। जब ये पूरा आपने पीएचपी इंस्टॉल किया, जैम्प इंस्टॉल किया, ये डेटाबेस आपको मिल गया, तो फिर बात आती है कि पीएचपी को हम जब एचटीएमएल के साथ एसोसिएट करेंगे तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे हमने देखा था कि जेएस को इंप्लीमेंट करने के भी 3 मेथड से, हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में और एक्सटर्नल में। ठीक है, उसी तरीके से स्क्रिप्ट को हमें केवल और केवल डायरेक्टली कहां पे पुट करना है, पीएचपी की स्क्रिप्ट को हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बॉडी सेक्शन आपको पता है कि बॉडी सेक्शन में हम वो टैग अप्लाई करते हैं जो हमारा ब्राउजर पे रीड होके डिस्प्ले होता है, और इसी के अंदर हमें क्या करना होगा, पीएचपी पुट करनी होगी। इसका सिंटेक्स ये रहेगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क पीएचपी और ये क्वेश्चन मार्क क्लोज हो गया। इसके बीच वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे, और ये पूरी पीएचपी किसके बीच में लगी है, हमारी बॉडी सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि पीएचपी क्यों ली जाए, क्योंकि पीएचपी क्या है, पॉपुलर भी है और सबसे है कि आसान है। दो चीजें तो ये है, पॉपुलर क्यों होती है कोई चीज, क्योंकि वो इजी टू एक्सेस होगी, और दूसरा क्या है कि वो हर ओएस पे सपोर्ट करती है। ओएस का मतलब लिनक्स पे भी चलेगी, आपकी विंडोज पे भी चलेगी, तो ये दोनों ओएस पे आपके सपोर्ट करती है, इस वजह से ये आसान भी है और इजी टू यूज भी है, इसीलिए पॉपुलर है। दूसरा जो है, इसके फीचर्स जो हैं वो सी से लिए गए हैं। सी हमारी रूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहीं से इसके कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। अब जब आपने ये पीएचपी देख ली, इसकी फुल फॉर्म भी होती है, इसकी 2 फुल फॉर्म मानी गई है, एक तो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और एक है पर्सनल होम पेज। 1995 में ये लॉन्च की गई थी और उसके बाद से ये दिनों दिन पॉपुलर होती गई है। ठीक है, अब जितनी भी वेबसाइट है, अगर मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की, तो वो वेबसाइट भी हमारी पीएचपी में ही बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो जो फंक्शनैलिटी का पार्ट है वो सारा का सारा पीएचपी से आ रहा है हमारा। अब एक चीज है, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वेब के अंदर ही कि व्हाट इज वेबसाइट और वेब पोर्टल, दोनों में क्या डिफरेंस था। वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस है, आपके पास ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन दे दिया कि सेलेक्ट द वेब पोर्टल और 4 ऑप्शन दे दिए, तो कौन सा वेब पोर्टल होगा और कौन सी वेबसाइट होगी। वेब पोर्टल और वेबसाइट में अंतर बताया था मैंने, याद करो। हाँ, मल्टीपल वेब पेजेस का। हाँ, मल्टीपल वेबसाइट्स, थोड़ा सा इसको और क्लियर करो। हम्म, पीछे वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या अंतर है, मैंने आपको अभी पिछले दिनों ही एग्जाम्पल दिया था, आप लोग भूल जाते हो। नहीं नहीं, हाँ एसएसओ, एसएसओ भी एक पोर्टल हो गया।
और वेबसाइट में देखो आप लोग, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वेबसाइट तो है जो कि केवल इंफॉर्मेशन देती है, और वेब पोर्टल सर्विसेज देता है, ठीक है ना। तो सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप लॉग इन कर रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, कोई ना कोई सर्विसेज, मतलब कोई ना कोई काम को, चीज को अवेल कर रहे हो। और इन वेबसाइट में केवल इंफॉर्मेशन रीड करते हो आप एक्सेस कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट है www.uniraj.ac.in, जिसमें साइड में जो वीसी है, गवर्नर, उनकी फोटो और लिंक चलते रहते हैं, होम, अबाउट, ये टैब बने हुए हैं। लेकिन जब मुझे एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए वेबसाइट अलग है, www.uniraj.org। वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो एग्जामिनर पोर्टल दिखेगा आपको, एग्जाम फॉर्म फिल करने का, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करने का। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम कि भाई पीएचपी जब इंक्लूड करेंगे हम बॉडी सेक्शन में तो उसका सिंटेक्स ये है। अब बात आती है कि भाई ये तो आपको मालूम चली गई कि भी पीएचपी हो या जावास्क्रिप्ट हो या जे क्वेरी हो या एजेक्स हो, इनमें हम ऐसे बिना प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म है और उस पर हम पूरा का पूरा कोड लिख रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, लूप लगा रहे हैं और पूरा उसको कंपाइल करा रहे हैं और एग्जीक्यूट करा के रन करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क देखा था, मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट यूनिक क्यों है, अलग क्यों है। एक तो ये बताया था कि क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है, दूसरा मैंने ये बताया था कि ये लैंग्वेज कंपाइल्ड नहीं होती है, डायरेक्ट ये क्या होती है, इंटरप्रेटेड होते हैं, रीड होती है और ब्राउजर इसका आउटपुट देता है। सिमिलरली पीएचपी के लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है कि पीएचपी क्या है, एक पार्स्ड लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेट होती है, केवल और केवल रीड होती है। आपने एचटीएमएल का कोड लगाया, डॉट पीएचपी से फाइल को सेव किया और लोकल होस्ट स्लैश जैम स्लैश आपका जो फोल्डर है डॉट पीएचपी फाइल को रन कराया तो ब्राउजर से आपका ये रन होगा। कंपाइलेशन आप कहां करते हो, हमेशा सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में करते हो, ठीक है। तो जब आप ये कोड यहां पे पुट करोगे तो वो केवल और केवल रीड होगा, कंपाइल नहीं होगा। दूसरा ये कि हमने ये पढ़ा था कि ये सारी जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं ये इस टाइटली कपल्ड नहीं है, इसमें स्ट्रिक्टली डेटा टाइप हम अप्लाई नहीं करते हैं, यूजर को रिक्वायरमेंट नहीं है वेरिएबल के टाइप को मेंशन करने की। अब जहां पे हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड लगता है, यहां पे आपका डॉलर साइन लगेगा, डॉलर साइन के साथ आपको क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वैल्यू आप पुट करेंगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो है टाइप सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डॉलर साइन का कॉन्सेप्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो जब भी हम पीएचपी में यहां पे कोई भी वेरिएबल लेंगे तो डायरेक्टली हम डॉलर ए और उसकी वैल्यू दे देंगे और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, वो गेट करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, सी में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आएगा। किस किस को याद है डीएमएल क्या होता है सी में? अब रन टाइम का मतलब क्या हुआ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? हम्म, एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम सेम है। तो एक चीज मुझे बताओ कि डीएमएल का रोल क्या रहेगा फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कौन कौन से फंक्शन है जो डीएमएल में अप्लाई होते हैं? हाँ। हम्म। बट इस ये कब वर्क करते हैं और नॉर्मली क्या प्रोसीजर होता है मेमोरी एलोकेशन का? यूजर से वैल्यू लेते हैं पीछे। हाँ, डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या हुआ? हाँ। हाँ, यूजर को या वेरिएबल को? वे, हाँ। अच्छा, वैसे नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया डॉलर ए, तो ए अपने आप में एक वेरिएबल मैं ले रहा हूं, तो इसको मेमोरी डिक्लेरेशन के टाइम में एलोकेट हो जाती है, वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं लेकर के वो रन टाइम पे लेगा और उस टाइम पे उसको जितनी जरूरत है उतना ही वो कंज्यूम करेगा,
ठीक है, तो उसके लिए हमारा कैलोक मैलोक ये फंक्शन है। लेकिन वेरिएबल से रिलेटेड एक चीज और आती है, स्टोरेज क्लासेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी पूछा था, बात की थी, क्या होती है स्टोरेज क्लासेस? भाई बोला तो करा करो भाई, क्लास है हाँ या ना? सुना नहीं है स्टोरेज क्लास? हो गया होगा ये टॉपिक सी का, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसलिए ये चीजें आ रही है, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये नहीं कि भी आप सोचो कि मैं सी में जा रहा हूं वेब टेक्नोलॉजी के पेपर में। हम लैंग्वेज का ही बात करें, पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वहां पे मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं, उसमें ये चीजें आ रही है कि मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो आपको पता है कि डिक्लेरेशन के साथ ही उनको क्या हो जाती है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो फिर स्टोरेज क्लासेस का क्या रोल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर? भाई स्टोरेज क्लास से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है, कौन कौन सी होती है? हाँ आप बताओ। याद नहीं है या मालूम नहीं है? याद नहीं है। चार तरह की होती है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। तो एक्सटर्न और स्टैटिक में क्या फर्क होगा, और ये क्यों क्यों काम में लेंगे हम? आपको ध्यान हो तो हमने एक टॉपिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जब मैं जावास्क्रिप्ट बता रहा था, मैंने सारी चीजें डिस्कस की है आप लोगों के साथ। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि वेरिएबल का स्कोप और लाइफ टाइम होती है। लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, मेन फंक्शन में या यूजर डिफाइंड फंक्शन में, तो उनका एक स्कोप और लाइफ टाइम होता है। और जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो वो हमारे सीपीयू के रैम में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, जैसे ही मैंने यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किए। लेकिन स्टोरेज क्लासेस क्या करती है, वेरिएबल की मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करने की कैपेसिटी को इंप्रूव करती है। इसके लिए चार तरह के हमारे पास ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस है, जिनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम में लेते हैं। अब देखिए कि वेरिएबल यहां पे मैंने डॉलर साइन से डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन कर दी, इसका मतलब ये लूजली कपल्ड लैंग्वेज है। मैंने ए का टाइप नहीं लिखा, यानी डेटा टाइप का कोई रोल नहीं होता हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। हमें तो केवल वेरिएबल डिक्लेरेशन का ये ध्यान रखना, आई साइन की डॉलर साइन हमें लगाना है, ठीक है। तो ये हम पीएचपी में डिक्लेयर करेंगे। आपको मैंने नोट्स दिए तो उसमें जावास्क्रिप्ट में मैंने कुछ तीन चार डेटा टाइप भी लिखे हैं, बूलियन लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उन डेटा टाइप्स को कंसीडर करके और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यूजर को स्पेसिफाइड नहीं करने की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली हमारा पीएचपी भी क्या करेगा, उन्हीं बूलियन और स्ट्रिंग को कंसीडर करते हुए ही इसको एक्सेस करेगा। तो पहली चीज हो गई डिफरेंट, कि भाई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन है। अब अगली चीज आती है ऑपरेटर्स। आप सब लोगों को पता है कि हमारे सिंबॉलिक आइकन्स होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, ये सारे ऑपरेटर्स में आते हैं। लेकिन अब जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कि हमें पीएचपी में आउटपुट कैसे प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को पता है, हमने सी में पढ़ा है कि आउटपुट प्रिंट एफ, सी आउट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से हम प्रिंट कराते हैं। सिमिलरली जावा स्क्रिप्ट में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कराते हैं। पीएचपी में इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही ओके है, ठीक है। तो पहला तरीका है हमारा आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। सी में था प्रिंट एफ, यहां पे है प्रिंट, और दूसरा है इको। दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। अब इसमें ये एक फॉर्मेट लग जाता है पैरेंथेसिस, जबकि इसमें डायरेक्टली आप इस प्रिंट करा दोगे कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। अब दोनों से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को प्रिंट कराएंगे। अब मुझे एक चीज बताएं कि मुझे 2 नंबर का सम करना है पीएचपी में, तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरा यहां पे सिंटैक्स ये स्टार्ट हो गया पीएचपी, और ये मैंने प्रिंट पीएचपी को बंद कर दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो चार मेजर चीजों की हमने बात की, वेरिएबल, ऑपरेटर और हमारा आउटपुट फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉलर साइन ए,
अब डायरेक्टली हमको क्या कर देना है, $A प्लस $B, और फिर इको क्यों आएगा? तो हम प्रिंट और इको नहीं करा सकते? दोनों में से जो हो आप काम इको कर लो। तो फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क पड़ा? फर्क जो मेन पड़ा वो यही है, एक तो ये साइन इंपॉर्टेंट है और टाइप मेंशन हमने नहीं किया। जनरली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जब हम करते हैं तब हम उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, अब जब आपने ये कर लिया तो अगला जो स्टेज आता है इसके अंदर वो ये है कि भाई जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट फॉलो करती है। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का रोल क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट किस काम में आते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आप सबने पढ़ी है। तो एक तो होता है सीक्वेंशियल प्रोग्राम और एक होता है कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम और एक होता है लूप बेस्ड प्रोग्राम। एक होंगे एरे और स्ट्रक्चर यूनियन पॉइंटर के प्रोग्राम। तो इनमें से कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहां काम में लिए जाएंगे और क्यों काम में लिए जाते हैं? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके जाना नहीं है। अपन सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखा है तो वो हमेशा टॉप टू बॉटम की ओर चलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। हमने ये हेडर पोर्शन डाला, ये डिक्लेयर पोर्शन डाला, ये हमने स्ट्रीम्स डाली और ये हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है और ये हमारा जावा का प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें भी हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सब में सोर्स कोड टू मशीन कोड, सोर्स कोड टू मशीन कोड, इसमें सोर्स कोड टू बाइट कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो आप ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम आपका कंपाइलर कलेक्टिवली इसको रीड करेगा और फिर इंटरप्रेटर जब लाइन बाय लाइन रीड करेगा तो आपका आउटपुट देगा। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं? इनका मेजर काम है, पहला इंपॉर्टेंट, फ्लो को कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल, और सेकंड काम है चेक कंडीशन। दोनों काम करेगा ये और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कि आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चल रहा है, आपने बीच में कंडीशन दी हुई है, कंडीशन आते देरी पहले कंपाइलर उसको रीड करेगा और कंडीशन सेटिस्फाइड होगा देन आगे प्रोसीड करेगा। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर उतरते जा रहे हैं, बीच में एक बैरियर है, ब्रेक है, सेम वही बैरियर और ब्रेक का काम कौन करते हैं? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पे कंडीशन चेक होने के बाद रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? What are statement in a programming language? हाँ, आपने सी का फीचर पढ़ा होगा ना, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट आर टर्मिनेट विद सेमीकोलन। जब भी आप सी का प्रोग्राम बनाते हो तो लास्ट सेमीकोलन से उसको स्टॉप करना पड़ता है। स्टेटमेंट को अपन बोलते हैं पर्टिकुलर कोई एक्सप्रेशन बोल दो या फिर कोई मैसेज बोल सकते हो आप, है ना? जैसे प्रिंट एफ में और सी आउट में आप लिखते हो सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में आप लिखते हो। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपके किसके बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है, हमारे पास कितने टोटल कंडीशनल स्टेटमेंट है? पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है नेस्टेड इफ और चौथा है स्विच। वो सारे के सारे आपको एक पीएचपी में भी मिलेंगे। जो वर्किंग उनकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वही वर्किंग हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी है। अब मुझे कौन बताएगा कि ऐसा कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो टर्नरी ऑपरेटर की तरह काम करता है? पीछे ऐसा कौन सा ऑपरेटर है
जो कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह काम करता है। इफ एल्स इफ, हाँ कुछ भी बोल दो, या तो स्टेटमेंट बोल दो, स्टेटमेंट जो ऑपरेटर की तरह काम करता है, या फिर जो ऑपरेटर स्टेटमेंट की तरह काम करता है। इफ एल्स, बट ऑपरेटर कौन सा है वो? टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, गुड, याद है आपको। ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। इसमें क्या होगा, पहले ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये कंडीशन, जो इसका जो रिजल्ट होगा वो इससे कंपेयर होगा। यानी एटलीस्ट हमारा आउटपुट किससे आ रहा है, दो कंडीशंस में से आ रहा है। तो इफ एल्स जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो हमारा इफ एल्स की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि भी स्विच और नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंस है। हाँ हाँ, देखिए दो मेजर डिफरेंस है। बोथ आर यूज टू सेलेक्ट ए सिंगल अल्टरनेटिव। दोनों का ही काम क्या है, मल्टीपल में से सिंगल को फाइंड आउट करना, मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल को। बट दोनों की जो वर्किंग प्रोसीजर में है वो डिफरेंस है। मैं इफ एल्स में तो क्या होगा कि यहां से कंडीशन शुरू हुई, सेकंड थर्ड फोर्थ सबसे होता हुआ लास्ट में डिस्प्ले करेगा रिजल्ट, और ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसमें एरर ज्यादा आती है। जबकि स्विच में क्या हो जाएगा, केसेस बनेंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री, और वहां पे एक कीवर्ड आएगा ब्रेक, ठीक है, और एक कीवर्ड आएगा लेबल। दोनों कीवर्ड है ये। लेबल क्या होता है? हाँ, लेबल, लेबल आप बनाते हो ना, केस, केस वन कॉलन लेबल, फिर ब्रेक। तो यहां जो आप मैसेज लिखोगे वो अपने आप में लेबल का काम करेगा, जो भी प्रिंट एफ में जो भी आप लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा टाइम सेविंग है और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब बात आती है कि लूप क्या करते हैं, ठीक है। अब ये चीजें वैसे तो मैं आपको डिक्टेट कराऊं कि भाई व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, तो मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवाऊं, एक एक सेंटेंस लिखवाऊं, तो वो चीजें तो आपको रिटर्न में मैं दूंगा ही दूंगा। तो उन सब के लिए कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको टॉपिक से ओवरव्यू होना है। ओवरव्यू इन द सेंस कि जैसे कि स्टोरेज क्लासेस मैंने आपको बताया, मैंने आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बताया, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक है, उसके अलावा टाइप कास्टिंग का टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो थोड़े से उलझाते हैं कैंडिडेट्स को। बाकी लूप के बारे में सबको पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सबको पता है, ऑपरेटर्स के बारे में सबको पता है, वेरिएबल के बारे में सबको पता है। ये वो टॉपिक है जिनको जनरली हम छोड़ देते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में वर्क, आपको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर करके देखना है, तो वो चीजों पे हमें फोकस करना होगा। अब बात करते हैं कि लूप का क्या रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो लूप आपको पता है कि इटरेट करने के काम में आता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, जब हमें किसी चीज को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना होता है, किसी ऑपरेशन को। मान लीजिए मुझे क्या करनी है, टू की टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। आपको पता है टू वन जा टू, ये हो गया, टू टू जा फोर, ये हो गया, टू थ्री जा सिक्स, ये हो गया, टू फोर जा एट, ये हो गया। तो हर बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, या फिर आप प्लस भी बता सकते हो। तो इस टाइप की सिचुएशंस में जहां पे हमें क्या करना है, किसी एक ही ऑपरेशन को मोर देन वन टाइम करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लूप काम में लेते हैं। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन लूप हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। वाइल एंट्री, डू वाइल एग्जिट, और फॉर हमारा सिंगल लाइन लूप है। लेकिन पीएचपी में एक नया लूप आया है जिसका नाम है फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप में क्या होगा, इसका सिंटेक्स जो होगा, ये जो पैरेंथेसिस होंगे, इसमें आपको अब तक नॉर्मली फॉर लूप में आप पढ़ते आए हो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो हम वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप में आपको जो वैल्यू पास करनी है वो एक एरे वैल्यू होगी। आपको एरे बनाना पड़ेगा और एरे को यहां पे पास करना पड़ेगा, एरे वैल्यू को रीड करेगा। तो इसका सिंटेक्स इस तरीके से आता है, एरे एज वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा। अब
फॉर ईच लूप को समझने के लिए पीएचपी में हमें एरे पे भी बात करनी होगी। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरह के एरे होते हैं? टू टाइप्स, 1D 2D बोलते हैं, या फिर सिंगल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन जो होगा उसके अंदर हमारी रो एंड कॉलम होती है, और सिंगल डायमेंशन में केवल और केवल कॉलम होता है। लेकिन पीएचपी के अंदर जो है वो एरे थोड़ा अलग पैटर्न में है। दो तरह के एरे, न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे। न्यूमेरिक एरे में क्या होगा कि आपने जनरली अब तक जो एरे पढ़े हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप इंडेक्सिंग में उसकी साइज देते हैं। ठीक है, 10 दे दिया, 5 दे दिया, 12 दे दिया। और वो इंडेक्सिंग क्या होती है, मेमोरी में 0 से स्टार्ट होकर के और n-1 तक एग्जीक्यूट होती है, और फिर यूजर से पूछा जाता है कि एंटर द साइज ऑफ एरे और एंटर द वैल्यू ऑफ एरे। लेकिन पीएचपी में क्या होगा, इतने बड़े एरे नहीं बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वहां पे हम एरे बनाएंगे तो सही, बट स्मॉल बनाएंगे, छोटे बनाएंगे। और जब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे वहीं पे उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। उसका सिंटेक्स किस तरह का होगा, कुछ मान लीजिए एरे नेम ये है, और 0 सबस्क्रिप्ट पे नाम दे दिया गया राम। एरे नेम ये है, फर्स्ट पे दे दिया गया जयपुर। तो क्या होगा, इंडेक्सिंग के साथ ही उसकी वैल्यू को हम एसोसिएट कर रहे हैं। इस टाइप का जो एरो होगा वो हमारा कहलाएगा न्यूमेरिक एरे। और दूसरा बोला मैंने एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या हो जाएगा, इस इंडेक्सिंग की जगह एक साइन आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, और यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एसोसिएट करना मतलब देना, यानी इसके रिप्रेजेंटेशन का फर्क होगा, सिंटेक्स का फर्क होगा। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो सिंटेक्स दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से न्यूमेरिक एरे कौन सा है और एसोसिएटिव एरे कौन सा है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पीएचपी में। जो हाँ, केवल सिंटेक्स का डिफरेंस है और वैल्यू एसोसिएट करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और जो भी डिफरेंस होगा ना थ्योरेटिकल मैं लिख करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिक एरे में तो ये इंडेक्सिंग और उसके साथ वैल्यू, एसोसिएटिव एरे में ये साइन आता है। ठीक है, उस साइन के साथ वैल्यू पुट करते हैं अपन। अब हमने बोला कि भी फॉर ईच लूप में इन जो भी एरे आपने यहाँ पे बनाया उस एरे को ही हम पास करा देते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई लूपिंग का काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल पास कराते हैं। जब एरे का काम करते हैं तो हम स्कैन कराते हैं या सीन कराते हैं, तो m% ऑफ आई कर देते हैं, या हम जो साइन लगा के जो स्लैश साइन होते हैं C++ के अंदर, इस तरह का साइन लगा के उसको पास कराते हैं वेरिएबल की, कौन सा वेरिएबल है हमारा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस एरे को पास करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उतना लेंदी कोड नहीं होगा। जैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जावा का प्रोग्राम बनाते हो जहां पे आप सर्चिंग सॉर्टिंग कर रहे हो, या C++ में आप बनाते हो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च करते हो, मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनाते हो आप, या पावर के प्रोग्राम बनाते हो जहां पे हेडर फाइल में math.h लगाते हो, स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाते हो string.h लगाते हो। तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट का अपना एक काम होगा। ठीक है, जब हमने ये बात कर ली तो अगला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो कल हमने परसों जावास्क्रिप्ट में भी बात की थी कल, कि फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। फंक्शन का क्या काम होगा पीएचपी के अंदर, कोई भी फंक्शन, अब तक आप लोगों ने इतनी लैंग्वेजेस पढ़ ली है, तो फंक्शन से आपको समझ में क्या आ रहा है कि फंक्शन का काम क्या होता है, कौन बताएगा? पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं, और कुछ फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी सेट है, जिनकी वर्किंग सेट है कि भाई यूजर को इस फंक्शन को इस तरीके से काम में लेना है। जैसे आपको पता है कि भाई सी आउट जो है हमारा कौन सा फंक्शन करेगा, प्रिंट करेगा कंसोल आउटपुट, जिसके साथ हम कौन सा ऑपरेटर काम में लेते हैं, पुट टू, गेट टू, इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, चारों में से कौन सा लेते हैं सी आउट के साथ? और इंसर्शन, इंसर्शन ऑपरेटर भाई
सी आउट ये और सी इन ये, तो इन दोनों का नाम पुट टू कॉमा गेट टू कॉमा इंसर्शन कॉमा एक्सर्शन। तो इस ये वाला कौन सा है? गेट टू है पुट टू है? एक्सट्रक्शन और पुट टू। और वो सीन के साथ कंफर्म है? कितने लोग से सीन के साथ इंसर्शन है? सीन के साथ और गेट टू है और पुट टू और एक्सट्रक्शन। पुट टू सीन में होगा। अब आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर पेपर में कैसे डील करोगे? याद नहीं है किसको देखो, सी प्लस प्लस हो गई ना। पुट टू कौन सा है? सी आउट के साथ ये पुट मतलब देना और गेट मतलब लेना। तो दे कौन रहा है और ले कौन रहा है? हाँ, तो अपोजिट कॉन्सेप्ट है इसमें या सेम है? गेट करना मतलब लेना, पुट करना मतलब देना। तो दे कौन रहा है? सी आउट। और गेट कौन? सीन ले रहा है। ये सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट और सी इन मतलब कंसोल इनपुट। तो कौन कौन सा होगा? पुट टू इंसर्शन और गेट टू एक्सट्रैक्शन। इस तरीके से काम करेंगे। हाँ, हम लोग पीएचपी में फंक्शन की बात कर रहे थे कि फंक्शन का क्या रोल होगा। आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी वेब पेज जब हम डिजाइन करेंगे तो इसके तीन अलग अलग पोर्शन होंगे, टॉप, मिडिल और बॉटम। जब हम पीएचपी में ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम हेडर को एक बार डिजाइन करेंगे हेडर डॉट पीएचपी के नाम से, और फिर इसको हर पेज में ऐड करेंगे। और इस ऐड करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है इंक्लूड। ये पूछा ही पूछा जाएगा। इंक्लूड फंक्शन का क्या रोल होगा? जो आपने एक बार हेडर डॉट पीएचपी की फाइल बनाई है और आपके वेब पेजेस में मल्टीपल पेजेस है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, सर्विसेज, तो हर पेज पे ये इंक्लूड क्या करेगा? बार बार हमें वो फाइल को बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने क्रिएट किया और ये हर पेज के साथ एसोसिएट करने के काम में आएगा। और इसी के साथ एक होता है रिक्वायर। ये क्या करेगा? ये भी सेम यही काम करेगा, बट इसमें क्या होगा? इंक्लूड में अगर ये फाइल नहीं मिलती है हेडर डॉट पीएचपी की तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा आगे की स्क्रिप्ट को। जबकि इसके अंदर फाइल अगर नहीं भी मिलती है तो ये फैटल एरर जनरेट नहीं करेगा और स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, जो मैं आपको रिटर्न में लिखूंगा तो वहां पे सारे सिंटेक्स भी होंगे और मेंशन होगा। याद आपको क्या रखना है कि इसके अंदर अगर फाइल नहीं मिलती है तो ये क्या करेगा? स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा, और इसके अंदर फाइल मिलती भी है तो ये जो है स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, आगे कंटिन्यू रन करेगा। ठीक है, तो ये दो मेजर हमारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा दो तीन फंक्शन और है, इससेट और अनसेट। जो कि इजसेट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्या होगा? इससेट फंक्शन वेरिएबल पे वर्क करेगा कि कोई भी वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करी है या नहीं है, उसके लिए होगा इज सेट। और ये वेरिएबल अनसेट हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए क्या होगा? अनसेट हम डिफाइन करेंगे। और ये दोनों फंक्शन हमेशा कुकी के सेंस में और सेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैं लिख करके और इस सिंटैक्स सारी चीजें आपको शेयर करूंगा। और वो घर पे किसी ने और ट्राई किया, उसमें बिल्कुल भी पीडीएफ मैंने बना करके जो भेजी थी रीडेबल नहीं है। मेरे हिसाब से तो रीडेबल है, देखा ही नहीं होगा आपने। प्रिंट? अच्छा,